नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार एसएससी के लिए एक मैथ का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन बिहार एसएससी में आए हुए मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उस पर आधारित मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन दिया 63,800 रुपए की धनराशि को ए और बी के मध्य 4:7 के अनुपात में विभाजित किया जाना है। दोनों के हिस्से में कितना अंतर होगा, हमें क्या निकालना है, दोनों के हिस्से का अंतर निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में टोटल राशि दिया है और हमें क्या दिया है, दोनों के हिस्से का हमें रेशियो दिया है। हमें रेशियो क्या दिया है, ए और बी के बीच का हमें रेशियो क्या दिया है, हमें रेशियो दिया है क्वेश्चन में 4:7 दिया हुआ है और हमें क्या दिया, टोटल राशि दिया है। तो देखिए हमने मान लिया कि उस राशि में से अगर ए को 4 यूनिट मिल रहा होगा तो बी को कितना मिल रहा होगा, 7 यूनिट। यानी यहां से हमारा टोटल राशि कितना हो जाएगा, यहां से हमारा टोटल राशि हो जाएगा 11 यूनिट हो जाएगा। और हमें क्वेश्चन में टोटल राशि कितना दिया हुआ है, 63,800 रुपया दिया हुआ है। यानी इस 11 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितना दिया है, 63,800 रुपया दिया है। तो हम यहां से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। हम यहां से 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे, हम इसे 11 से काटेंगे, ये 11 से 5 बार में जाएगा, हाथ में 8 88, 8 बार में जाएगा, 2 जीरो आ जाएगा। यानी 1 यूनिट का वैल्यू क्या निकल के आ गया, 5800 रुपए निकल के आ गया। अब देखिए हमसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, दोनों के हिस्से में अंतर पूछ रहा है। तो देखिए अगर ए को उस राशि में से अगर 4 यूनिट मिल रहा है तो बी को कितना मिल रहा है, 7 यूनिट। यानी यहां अंतर कितना हो जाएगा, यहां अंतर हो जाएगा 3 यूनिट। तो देखिए 1 यूनिट का वैल्यू हमें पता है तो हम यहां से 3 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 3 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, हम इसमें 3 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 0 0, 24 के 4 हाथ में 2, 15 2 17। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 17,400 रुपए निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 17,400 रुपए निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है बी की तुलना में ए 3 गुना अच्छा कामगर है और इसलिए वह एक काम को पूरा करने में बी की तुलना में 36 दिन कम लेता है। वे दोनों एक साथ मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। तो देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में दिया कि बी की तुलना में ए जो है 3 गुना अच्छा कामगर है। तो हम यहां से ए और बी के इफिशियंसी का रेशियो निकाल सकते हैं। हम यहां से ए और बी के इफिशियंसी का रेशियो निकाल सकते हैं। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया कि बी की तुलना में ए जो है 3 गुना अच्छा कामगर है। यानी ए का इफिशियंसी अगर 3 यूनिट होगा तो बी का इफिशियंसी कितना होगा, 1 यूनिट होगा। अब देखिए दोनों का इफिशियंसी का रेशियो हमें पता चल गया तो हम दोनों के टाइम का हम रेशियो निकाल सकते हैं। टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, इफिशियंसी के रेशियो का अपोजिट हो जाएगा। यानी टाइम का रेशियो हो जाएगा 1:3 हो जाएगा। यानी उस काम को करने में अगर ए को 1 यूनिट समय लग रहा होगा तो बी को कितना समय लग रहा होगा, 3 यूनिट समय लग रहा होगा। तो देखिए ए को बी से कितना कम समय लग रहा है, 2 यूनिट कम समय लग रहा है। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया है कि इसलिए वह एक काम को पूरा करने में बी की तुलना में 36 दिन कम लेता है। यानी हमें क्वेश्चन में क्या दिया कि 36 दिन कम लेता है और यहां हमारा क्या निकल गया कि 2 यूनिट कम समय ले रहा है। यानी इस 2 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, 36 दिन दिया हुआ है। 2 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में 36 दिन दिया हुआ है। तो हम यहां से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट का वैल्यू क्या निकल के आ गया, 18 दिन निकल के आ गया। अब देखिए हम किसी एक का समय निकाल के, दोनों का हमें इफिशियंसी पता है तो हम किसी एक का समय निकाल के अगर हम उस समय में अगर उसकी इफिशियंसी से गुना करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, टोटल वर्क निकल के आ जाएगा। अब देखिए उस काम को करने में ए जो है कितना समय ले रहा था, 1 यूनिट, और 1 यूनिट का वैल्यू क्या निकल के आ गया, 18 दिन। तो देखिए हम इस 18 में, अगर हम इस 18 में ए की इफिशियंसी से गुना करेंगे, इस 18 में अगर ए की इफिशियंसी से गुना करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, टोटल वर्क निकल के आ जाएगा। अब देखिए इस टोटल वर्क को अगर ए प्लस बी, इस टोटल वर्क को अगर ए प्लस बी मिलके करेंगे, ए प्लस बी मिलके करेंगे तो कितना समय लगेगा, हमसे वही पूछ रहा है। तो देखिए ए का इफिशियंसी क्या है, 3 यूनिट, और बी का इफिशियंसी क्या है, 1 यूनिट। यानी ए जो है एक दिन में अगर 3 यूनिट काम कर रहा होगा तो बी एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, 1 यूनिट। यानी दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे, 4 यूनिट काम करेंगे। दोनों मिलके एक दिन में 4 यूनिट काम करेंगे और हमें काम कितना करवाना है, 18 गुने 3 काम करवाना है। तो देखिए हम इसमें 4 से भाग देंगे तो यहां से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, समय निकल के आ जाएगा। हम इसे 2 से काटेंगे तो ये 2 से 2 बार में जाएगा, ये 2 से कितने बार में जाएगा, 9 बार में। हम यहां गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 27/2 दिन हो जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, 27/2 दिन। हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 13 सही 1/2 दिन। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 13 सही 1/2 दिन निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है गेहूं की प्रति किलोग्राम की कीमत में 20% कमी के कारण राम 800 रुपए में 5 केजी अधिक गेहूं खरीद सकता है। गेहूं के प्रति किलोग्राम मूल कीमत कितनी थी? हमें क्या निकालना है? मूल कीमत निकालना है। तो देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि गेहूं की कीमत में 20% कमी के कारण, तो हम सबसे पहले इस 20% को हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 20% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा? 1/5 हो जाएगा। यानी गेहूं की कीमत अगर पहले 5 यूनिट होगी, गेहूं की कीमत अगर पहले 5 यूनिट होगी तो 5 पे 1 का कमी हो गया, कितना हो गया? 4 यूनिट हो गया। गेहूं का कीमत अगर पहले 5 यूनिट प्रति केजी होगी तो 5 पे 1 का कमी होगी, कितना हो गया? 4 यूनिट प्रति केजी हो गया। अब देखिए हमें क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है कि गेहूं की कीमत में 20% कमी के कारण राम 800 रुपया में 5 केजी अधिक गेहूं खरीद सकता है। यानी हम यहां से क्या लिख सकते हैं? हम यहां से लिख सकते हैं 5 केजी गेहूं का मूल्य क्या हो जाएगा? इस 800 का 20% हो जाएगा। यानी हम यहां से इसे लिख सकते हैं 5 केजी का मूल्य क्या हो जाएगा? 800 का 20% निकालेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा? 160 रुपया हो जाएगा। 5 केजी गेहूं का मूल्य हमें पता चल गया, तो हम यहां से 1 केजी गेहूं का मूल्य निकाल सकते हैं। 1 केजी गेहूं का मूल्य क्या हो जाएगा? हम इसे 5 से भाग देंगे तो ये कितने बार में जाएगा? 32 बार में। यानी 1 केजी गेहूं का मूल्य हमारा क्या निकल के आ गया? 32 रुपये निकल के आ गया। ये हमारा 32 रुपये क्या है? कम हुआ मूल्य है। यानी इस 4 यूनिट का वैल्यू हमारा क्या निकल के आ गया? 4 यूनिट का वैल्यू निकल के आ गया 32 रुपये पर केजी निकल के आ गया। तो हम यहां से 5 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। इस 4 में अगर हम 8 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 32 हो जाएगा। तो हम इस 5 में अगर 8 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 40 रुपये पर केजी हो जाएगा। यानी गेहूं का मूल्य कीमत हमारा क्या निकल के आ गया? 40 रुपये पर केजी निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है एक आयताकार कमरे का क्षेत्रफल 60 मीटर स्क्वायर है और इसका परिमाप 34 मीटर है। आयताकार कमरे के विकर्ण की लंबाई एक वर्ग की भुजा के बराबर है। वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। हमें क्या निकालना? वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? वर्ग का भुजा निकालना पड़ेगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में आयताकार कमरे का हमें क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो देखिए आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई, यानी L इंटू बी। हमें क्या दिया है क्वेश्चन में? 60 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। और हमें क्या दिया? परिमाप दिया हुआ है। तो देखिए आयत के परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। हमें किसके बराबर दिया हुआ है? 34 मीटर के बराबर दिया हुआ है। तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं? हम यहां से लिख सकते हैं L प्लस बी इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? 17 मीटर हो जाएगा। अब देखिए हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है सबसे पहले, हमें निकालना है आयत का सबसे पहले विकर्ण निकालना है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया है कि आयताकार कमरे के विकर्ण की लंबाई एक वर्ग की भुजा के बराबर है और हमसे वर्ग का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? विकर्ण की लंबाई निकालना पड़ेगा। तो देखिए आयत के विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। अब देखिए हमें सबसे पहले विकर्ण निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा? लंबाई और चौड़ाई निकालना पड़ेगा। तो देखिए हम इन दोनों इक्वेशन से एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाल सकते हैं, या हम यहां से लंबाई और चौड़ाई का कुछ वैल्यू सोच ले। तो देखिए अगर हम लंबाई बराबर 12 मीटर और चौड़ाई बराबर 5 मीटर अगर हम पुट कर ले, तो देखिए 12 में अगर हम 5 से गुणा करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। और 12 प्लस का 5 हमारा क्या हो जाएगा? 17। यानी हमारा यहां से क्या पता चल गया कि लंबाई क्या होगा? 12 मीटर होगा और चौड़ाई क्या होगा? 5 मीटर होगा। अब देखिए 5 बाड़े 13 एक हमारा क्या होता है? ट्रिपलेट होता है। तो हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है विकर्ण की लंबाई। तो देखिए 5 बाड़े 13 क्या होता है? ट्रिपलेट होता है। तो 5 हमारा क्या है? चौड़ाई है, 12 क्या है? लंबाई है। तो 13 हमारा क्या हो जाएगा? 13 हमारा हो जाएगा विकर्ण। यानी विकर्ण की लंबाई क्या निकल के आ गया? 13 मीटर निकल के आ गया। और हमें क्वेश्चन में दिया है कि विकर्ण की लंबाई किसके बराबर है? वर्ग की भुजा के बराबर है। यानी वर्ग का भुजा क्या हो जाएगा? वर्ग का भुजा हो जाएगा 13 मीटर हो जाएगा। और हमसे पूछ क्या रहा है? वर्ग का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो देखिए वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? भुजा स्क्वायर। यानी हमसे ए स्क्वायर पूछ रहा है, तो हम इस 13 का स्क्वायर करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा? 169 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया? 169 मीटर स्क्वायर निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन ये 300 और 500 के मध्य की उन संख्याओं का योगफल कितना होगा जिन्हें 6, 12 और 16 से विभाजित करने पर शून्य शेषफल बचता है। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? हमें सबसे पहले 6, 12, 16 का हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। हमें सबसे पहले 6, 12, 16 का हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। देखिए 6, 12 और 16 का एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा 48। एलसीएम क्या हो जाएगा? 48 हो जाएगा।
तो देखिए 48 वो न्यूनतम संख्या होगा जिसे अगर हम 6, 12, 16 से अगर विभाजित करेंगे तो हमारा शेष क्या बचेगा, शून्य बचेगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि 300 और 500 के मध्य उन संख्याओं का योगफल हमें निकालना है जो 6, 12, 16 से विभाजित करने पर शेषफल क्या बचता हो, शून्य बचता हो। तो हमें सबसे पहले उन संख्या को निकालना पड़ेगा। अब देखिए हम उन संख्या को कैसे निकाल सकते हैं, अगर हम इस एलसीएम का मल्टीपल लेंगे, इस एलसीएम का अगर हम मल्टीपल लेंगे तो जो हमारा मल्टीपल निकल के आएगा वो मल्टीपल भी 6, 12, 16 से अगर विभाजित करेंगे तो हमारा शेष क्या बचेगा, शून्य बचेगा। तो देखिए हम इस 48 का मल्टीपल ले लेते हैं जो 500 के करीब हो। तो अगर हम 48 में 5 से गुणा करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 48 में 5 से गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 240। 48 में अगर हम 6 से गुणा करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 288। तो हम 288 भी नहीं ले सकते हैं क्योंकि हमें 300 और 500 के मध्य लेना है। तो हम 48 में अगर 7 से गुणा करेंगे, 48 में अगर हम 7 से गुणा करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 7 8 56 के 6 हाथ में 5, 28 5 कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा, यानी 336। हम 336 ले सकते हैं। उसके बाद हम 48 गुने 8 ले सकते हैं। उसके बाद हम 48 गुने 9 ले सकते हैं। उसके बाद हम 48 गुने 10 ले सकते हैं। 48 गुने 10 कितना हो जाएगा, 48 गुने 10 हो जाएगा, 48 गुने 10 कितना हो जाएगा, 480 हो जाएगा। 48 गुने 10 कितना हो जाएगा, 480 हो जाएगा, 480 हो जाएगा। 48 गुने अगर हम 11 लेंगे तो वह 500 से बड़ा आ जाएगा, लेकिन हमें लेना क्या है, 300 और 500 के मध्य लेना है। तो देखिए हमें इसका क्या निकालना है, योगफल निकालना है। हमें इसका योगफल निकालना है। तो देखिए ये जो है समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में अगर जो है हमें सम निकालना हो तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, सम का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू a प्लस l हमारा फॉर्मूला होता है। अब देखिए n क्या है, n जो है पदों की संख्या, यानी पदों की संख्या यहाँ क्या है, 4 है, यानी हम n की जगह यहाँ 4 पुट कर सकते हैं, 4/2 हो जाएगा। पहली संख्या हमारी क्या है, पहली संख्या है 336 है, 336। और अंतिम संख्या क्या है, अंतिम संख्या है 480 है, अंतिम संख्या क्या है, 480 है। अब देखिए हम इसे 2 से काटेंगे तो ये 2 से 2 बार में जाएगा। हम इसे ऐड करेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 500, 500 3 800, 800 हमारा क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 816 में अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1632 हो जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 1632 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है एक व्यक्ति ने 2 वस्तुएं 3000 रुपये प्रत्येक में खरीदी। उसने उसमें से एक वस्तु को 10% के लाभ पर तथा दूसरी वस्तु को 5% की हानि पर बेच दिया। उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, कुल लाभ या हानि प्रतिशत निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, दोनों वस्तु का सीपी जो है 3-3 हजार रुपया दिया हुआ है, यानी सीपी क्या है, बराबर है। एक वस्तु को जो है 10% लाभ पे बेच रहा है, एक वस्तु को 10% लाभ पे बेच रहा है और दूसरे वस्तु को 5% हानि पे बेच रहा है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस प्रतिशत को हम फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। देखिए 10% को अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। और 5% को अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1/20 हो जाएगा। अब देखिए हम यहां से सीपी और एसपी का रेशियो निकाल सकते हैं। हम यहां से सीपी और एसपी का हम रेशियो निकाल सकते हैं। देखिए पहले वस्तु का अगर सीपी अगर 10 यूनिट होगा तो 10 के ऊपर 1 का लाभ होके एसपी कितना हो जाएगा, 11 यूनिट हो जाएगा। अब देखिए दूसरे वस्तु का सीपी अगर 20 यूनिट होगा तो 20 पे 1 का हानि होगा तो एसपी कितना हो जाएगा, 19 यूनिट हो जाएगा। अब देखिए एक वस्तु का सीपी हमारा क्या निकल गया है, 10 यूनिट और दूसरे वस्तु का सीपी क्या निकल गया है, 20 यूनिट। यानी यहां हमारा सीपी क्या है, बराबर नहीं है। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दिया कि दोनों वस्तु का सीपी क्या है, बराबर है। तो हम सीपी को बराबर करेंगे। अब देखिए बराबर करने के लिए इस 10 को अगर हमें 20 बनाना है तो हमें इसमें 2 से गुणा करना पड़ेगा। अगर हम इस साइड 2 से गुणा कर रहे हैं तो हम इस साइड भी 2 से गुणा करेंगे। यहां से हमारा सीपी और एसपी का रेशियो क्या हो जाएगा, सीपी और एसपी का रेशियो हो जाएगा 20:2 क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। और ये हमारा हो जाएगा 20:19 हो जाएगा। अब देखिए हम यहां से टोटल लागत निकाल सकते हैं। पहले वस्तु पे लागत कितना है, 20 यूनिट और दूसरे वस्तु पे लागत कितना है, 20 यूनिट। यानी यहां से हमारा टोटल लागत कितना हो गया, 40 यूनिट। और बेचने पे उसे कितना प्राप्त हो रहा है, पहले वस्तु से उसे 22 यूनिट प्राप्त हो रहा है और दूसरे वस्तु से 19 यूनिट। यानी टोटल उसे कितना प्राप्त हो रहा है, 41 यूनिट प्राप्त हो रहा है। देखिए 40 यूनिट उसका लागत था और बेचने पे 41 यूनिट प्राप्त हो रहा है, यानी उसे लाभ हो रहा है। यानी लाभ कितने का हो रहा है, 1 का। कितने पे, 40 पे। इंटू हम 100 करेंगे तो हमारा लाभ प्रतिशत निकल के आ जाएगा। 40 से अगर हम 100 को काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा,
2.5 बार में, यानी लाभ प्रतिशत हमारा क्या निकल के आ गया, 2.5% निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया 4 अलग अलग संख्याएं हैं, पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 3 गुना है और सभी 4 संख्याओं का औसत 55 है। पहली 3 संख्याओं का औसत ज्ञात करें। हमें क्या निकालना, पहली 3 संख्याओं का औसत निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया कि पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 3 गुना है। तो देखिए हम यहाँ चौथी संख्या को कुछ मान लेते हैं, हम यहाँ चौथी संख्या को कुछ मान लेते हैं। देखिए हमने मान लिया कि जो हमारी चौथी संख्या है, जो हमारी चौथी संख्या है वो x है। हमने क्या मान लिया कि जो हमारी चौथी संख्या है वो x है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया कि पहली 3 संख्याओं का औसत, पहली 3 संख्याओं का औसत, पहली 3 संख्याओं का औसत हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, चौथी संख्या का 3 गुना दिया हुआ है। यानी हम यहां से क्या लिख सकते हैं, अगर हमने चौथी संख्या को x मान लिया तो पहली 3 संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा, हमारा 3x हो जाएगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में आगे दिया कि सभी 4 संख्याओं का औसत क्या है, 55 है। सभी 4 संख्याओं का औसत क्या है, 55 है। तो देखिए हमें 4 संख्याओं का औसत दिया हुआ है, तो हम यहां से 4 संख्याओं का योग निकाल सकते हैं। अगर हम इस औसत में 4 से गुना करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, सभी 4 संख्याओं का हमारा योग निकल के आ जाएगा। अब देखिए यहां हमें क्या पता है, चौथी संख्या पता है और पहली 3 संख्याओं का हमें औसत पता है। देखिए पहली 3 संख्याओं का हमें औसत पता है, तो हम यहां से 3 संख्याओं का योग निकाल सकते हैं। योग निकालने के लिए हम इस औसत में अगर 3 से गुना करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, पहली 3 संख्या का योग निकल के आ जाएगा और चौथी संख्या हमारा क्या है, x है। यानी हम यहां से लिख सकते हैं 3x इंटू 3 प्लस x इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 55 इंटू 4 हो जाएगा। अब देखिए हम यहां से क्या लिख सकते हैं, अगर हम इसमें गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 9x हो जाएगा प्लस x इक्वल टू, हम इसमें गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 220 हो जाएगा। देखिए यहां से हमारा क्या हो जाएगा, 10x इक्वल टू हो जाएगा 220। यहां से हमारा x क्या निकल के आ गया, 22 निकल के आ गया। x क्या निकल के आ गया, 22 निकल के आ गया। और हमसे पूछ क्या रहे हैं, पहली 3 संख्याओं का औसत पूछ रहा है। तो देखिए पहली 3 संख्याओं का औसत क्या है, 3x है। अब देखिए x का वैल्यू हमारा क्या निकल के आया, 22 निकल के आया, तो हम यहां से 3x का वैल्यू बता सकते हैं। यानी इस 3 में अगर हम 22 से गुना करेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा, यानी यहां से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 66 निकल के आ जाएगा। यानी पहली 3 संख्याओं का औसत हमारा क्या निकल के आ गया, 66 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया एक निश्चित धनराशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि की जाने वाली 10% वार्षिक ब्याज दर पर 4 वर्ष में 29,282 रुपया हो जाती है। उसी धनराशि के लिए उसी ब्याज दर पर 5 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। तो देखिए हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, धनराशि निकालना पड़ेगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है। हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, 10% दिया हुआ है। और हमें क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। हमें टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम हमें 4 वर्ष दिया हुआ है। टाइम हमें 4 वर्ष दिया हुआ है। और हमें क्या दिया, अमाउंट दिया हुआ है। हमें अमाउंट कितना दिया है, 29,282 रुपया। हमें अमाउंट कितना दिया, 29,282 रुपया। हमें सबसे पहले क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। हमें सबसे पहले क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। अब देखिए हमने मान लिया कि प्रिंसिपल हमारा क्या है, P है। तो देखिए P जो है 10% के दर से 1 वर्ष के अंत में कितना अमाउंट देगा। 1 वर्ष के अंत में इसका 110% अमाउंट प्राप्त होगा। और यहां जो है ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के दर से काउंट हो रहा है, तो दूसरे वर्ष के अंत में अमाउंट कितना प्राप्त होगा, इसका 110%। तीसरे वर्ष के अंत में अमाउंट कितना प्राप्त होगा, इसका 110%। और चौथे वर्ष के अंत में अमाउंट कितना प्राप्त होगा, इसका 110%। यहां से जो हमारा अमाउंट निकल के आएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 29,282 रुपए के बराबर। ये किसके बराबर हो जाएगा, 29,282 रुपए के बराबर हो जाएगा। अब देखिए हम इस इक्वेशन से P का वैल्यू निकाल सकते हैं। यहां से हम एक 0 से एक 0 काट सकते हैं, इस एक 0 से एक 0 को काट सकते हैं। उसके बाद हम इस एक 0 से एक 0 को काट सकते हैं। उसके बाद हम इस एक 0 से एक 0 को काट सकते हैं। अब देखिए हम इस 11 से अगर इसे काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा, 2 बार में, हाथ में 7 72, 6 बार में जाएगा, हाथ में 6 68 जो है 11 से 6 बार में जाएगा, हाथ में 2 22 कितने बार में जाएगा, 11 से 2 बार में जाएगा। अब देखिए हम इस 11 से अगर इसे काटेंगे तो ये 11 से कितने बार में जाएगा, 2 बार में, हाथ में 4 46 जो है 11 से 4 बार में जाएगा, हाथ में 2 22 11 से कितने बार में जाएगा, 2 बार में। अब देखिए हम इस 11 से इसे काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा, ये चला जाएगा 2 बार में, हाथ में 2 22 2 बार में। 11 से 22 को काटेंगे, ये कितने बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा।
यहां से हम p इक्वल टू, यहां से क्रॉस गुना कर लेंगे तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, p इक्वल टू हो जाएगा 20,000, p इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 20,000 रुपया हो जाएगा। अब देखिए हमें p पता चल गया, हमें p पता चल गया तो हमसे पूछ क्या रहा है, उसी धनराशि के लिए उसी ब्याज दर पे, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 10% है, उसी ब्याज दर पर 5 वर्ष का हमसे क्या पूछ रहा है, 5 वर्ष का हमसे पूछ रहा है एसआई, 5 वर्ष का हमसे क्या पूछ रहा है, एसआई पूछ रहा है। तो देखिए 10% की दर से 5 वर्ष में हमें एसआई कितना प्राप्त हो जाएगा, हमें जो है 5 वर्ष में एसआई कितना प्राप्त हो जाएगा, 50% प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए प्रिंसिपल हमारा क्या है, प्रिंसिपल हमारा क्या है 20,000 है और एसआई हमें कितना मिल रहा है 50%, यानी रुपया में हमारा एसआई कितना हो जाएगा, रुपया में हमारा एसआई कितना हो जाएगा, इस 20,000 का अगर हम 50% निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, 10,000 रुपया निकल के आएगा, हमारा आंसर क्या निकल के आएगा 10,000 रुपया निकल के आएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 3 संख्याओं का औसत 112 है, उनमें से पहली संख्या अन्य 2 संख्याओं के योग का 3/13 गुना है, वह पहली संख्या क्या है। हमें क्या निकालना है, पहली संख्या निकालना है। तो देखिए हम पहली संख्या को कुछ मान लेते हैं, हम पहली संख्या को हम कुछ मान लेते हैं। देखिए हमने मान लिया कि पहली संख्या हमारी x है, हमने पहली संख्या को क्या मान लिया, x मान लिया। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में 3 संख्याओं का हमें औसत दिया हुआ है, तो हम यहां से योग निकाल सकते हैं। हम योग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस औसत में, औसत हमें क्या दिया है 112, इस औसत में हम 3 से गुना करेंगे, इस औसत में 3 से गुना करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, योग निकल के आ जाएगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है कि पहली संख्या अन्य 2 संख्याओं के योग का 3/13 गुना है, यानी हम क्या लिख सकते हैं यहां से, पहली संख्या किसके बराबर है, अन्य 2 संख्या के योग के 3/13 गुना है। अब देखिए तीनों संख्या का योग क्या है, 112 गुना 3 है, यानी हम अन्य 2 संख्या का योग निकाल सकते हैं। अगर इसमें से हम पहली संख्या माइनस कर ले, यानी 112 गुने 3 में से अगर हम माइनस कर ले x, इसका अगर हम 3/13 गुना लेंगे, 3/13 गुना लेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, पहली संख्या के बराबर हो जाएगा। अब देखिए हमें इस इक्वेशन से x का वैल्यू निकाल सकते हैं, हम यहां से क्रॉस गुना करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा 13x हो जाएगा, इक्वल टू हम इसमें 3 से गुना करेंगे, ये हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा 112 गुने 3 माइनस हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x हो जाएगा। अब देखिए इस 3x को अगर हम इस साइड लेके आएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, यानी हम यहां से लिख सकते हैं 16x इक्वल टू ये हमारा हो जाएगा 112 गुने 3 हो जाएगा। अब देखिए 16 से 112 कितने बार में जाएगा, 16 से 112 जो है 7 बार में जाएगा, यानी यहां से हमारा x क्या निकल के आ जाएगा, हम इसमें गुना करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा 3 गुने 3 9 से अगर हम 7 में गुना करेंगे ये हमारा क्या हो जाएगा 63 हो जाएगा। x का वैल्यू क्या निकल के आएगा, 63 निकल के आएगा। और हमसे पूछ क्या रहा था, पहली संख्या, और हमने पहली संख्या क्या मान के रखा था x, यानी पहली संख्या हमारी क्या निकल के आ गई, 63 निकल के आ गई। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए एक हमारा बोर्ड मास के ऊपर आधारित सिंप्लीफिकेशन दिया हुआ है। बोर्ड मास में हम सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर का काम करते हैं, ब्रैकेट के अंदर भी हम सबसे पहले ऑफ का काम करते हैं, उसके बाद हम डिवाइड का काम करते हैं। तो देखिए हम यहां से इसे लिख सकते हैं 13/2 इंटू ये हमारा क्या हो जाएगा 15 भागे 3/5 का हमारा क्या है 1/2, यानी हम सबसे पहले ऑफ का काम करेंगे, यानी हम इन दोनों में गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/10 हो जाएगा, 3/10 प्लस 76 प्लस ये हमारा क्या है 1 सही 1/2, हम इसे क्या लिख सकते हैं 3/2 लिख सकते हैं, गुने ये हमारा क्या है 4 सही 1/2, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 9/2 भागे ये हमारा क्या है 3 सही 1/4, यानी हम इसे क्या लिख सकते हैं 13/4 लिख सकते हैं। अब देखिए यहां से हम उसके बाद क्या करेंगे, ऑफ के बाद हम डिवाइड का काम करेंगे, यानी हम यहां से इसे लिख सकते हैं 13/2 इंटू ये हमारा हो जाएगा 15, भाग में है तो हम गुना में चेंज करेंगे तो ये हमारा चेंज हो जाएगा, यानी नीचे जो है वो ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 10/3 प्लस हमारा क्या हो जाएगा 76 प्लस 3/2 गुने 9/2, भाग में है तो हम गुना में चेंज करेंगे तो ये हमारा चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/13। अब देखिए यहां से हमारा 3 से 15 कितने बार में जाएगा, 5 बार में, 2 गुने 2 4 से हमारा 4 कट जाएगा, यहां से हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 13/2
इंटू 50 प्लस 76 प्लस ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 27/13। अब देखिए हम यहाँ से इसे लिख सकते हैं 13/2 इंटू ये हमारा क्या हो जाएगा 126, हम इसे ऐड कर लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा एलसीएम क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, ये हो जाएगा 126 गुने 13 प्लस हमारा क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम 13 से 13 को काट सकते हैं, 13 को 13 से काट सकते हैं। यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 126 में अगर हम 13 से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 13 छक 78 के 8, हाथ में 7, 13 26, 26 और 7 क्या हो जाएगा हमारा 26 और 7 हो जाएगा 33 के 3, हाथ में 3, ये हमारा क्या हो जाएगा 13 और 3 क्या हो जाएगा 16 प्लस हमारा क्या हो जाएगा 27 बटा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, बटा यहाँ से हमारा 2 आ जाएगा। अब देखिए हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 8 7 क्या हो जाएगा 15 के 5, हाथ में 1, ये हो जाएगा 5 1 6, ये हमारा क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, बटा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। हम इसे 2 से काटेंगे तो ये 2 से 8 बार में जाएगा, ये 2 से 3 बार में, ये 2 से 2 बार में, हाथ में 1 आ जाएगा, पॉइंट लगाएंगे 0 आएगा, यानी 5 बार में जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आएगा 832.5 निकल के आएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आएगा 832.5 निकल के आएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।